जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों, जैसा कि हम पैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय नदी तंत्र। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय नदी तंत्र। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी पेन अपने ले लें साथ में और नोट करते चलें। सबसे ज़्यादा जरूरी, आप मैप अपने पास ला करके रख लें, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए, हम भारत की नदियों को, भारत की नदियों को हम दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ने जा रहे हैं। पहला, हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां। ठीक, भारत की नदियों को हम दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए, यहां सभी को पता है, यहां भारत का महान हिमालय स्थित है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यानी कि दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। क्लियर? हिमालय की नदियों में तीन नदी तंत्र आते हैं। पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय की नदियों को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। एंड सेकंड, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक, देखिए, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है सिंधु नदी तंत्र। ये पूरा का पूरा तंत्र जो है, जो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कंप्लीट, वो सिंधु नदी तंत्र है। ये पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। और इधर का ये जो सारा एरिया है, ये आ जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो अरब सागर में गिर जाती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना पानी गिराती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो रहेगा सिंधु नदी तंत्र। तो भारत की नदियों में आज हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स की जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो हम बता देते हैं। जैसे पहली बात, नदी तंत्र लिखा हुआ है, सिंधु के आगे लिखा हुआ है नदी तंत्र। तो पहले जान लेते हैं नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र या अफवाह तंत्र,
अफवाह तंत्र। पहला बात ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे हम सहायक नदियां क्या होती हैं। सहायक नदी क्या होती हैं, ठीक। तीसरा जानेंगे हम जल विभाजक क्या होते हैं। जल विभाजक क्या होते हैं, तीन बातें हम पहले जान लेते हैं। देखिए नदी तंत्र या अफवाह तंत्र क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे ये हमारी मुख्य नदी है, कोई भी नदी ये हमारी बह रही है, मुख्य नदी ये बह रही है हमारी, ठीक। अब इसमें आकर के कुछ नदियां आकर के मिल रही हैं, जैसे पहले एक ये नदी आकर के इसमें मिल रही हैं, ये नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। हमारे जो मेन नदी है वो नदी ये है, हमारी जो मुख्य नदी है वो ये है। मुख्य नदी में आकर के जो ये सारी की सारी नदियां मिल रही हैं, और इस पूरे तंत्र को हम कहते हैं नदी तंत्र या अफवाह तंत्र। इन सहायक नदियों को और मुख्य नदी को लगा करके जो सिस्टम बनता है उसे कहते हैं हम रिवर सिस्टम, अर्थात नदी तंत्र। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नदी तंत्र हो गया। और ये जो आकर के इसमें नदियां मिल रही हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो मुख्य नदी में आकर के नदियां मिल रही हैं ये कहलाती हैं सहायक नदियां। तो 1 2 3 4 5 6, तो मुख्य नदी की कितनी नदियां हैं, सहायक 6 नदियां यहां पर सहायक नदियां हैं। तीसरा, अच्छा एक बात और जान लें, नदी बेसिन क्या होता है, एक चीज ये भी जानते चलें, नदी बेसिन। चौथा पॉइंट एक और जान लेते हैं, नदी बेसिन, क्योंकि ये वर्ड आते रहते हैं। नदी बेसिन क्या होता है, देखिए मुख्य नदी तो ये हो गई हमारी, इसकी सहायक नदी ये हो गई। तो इस तरह से समझेंगे नदी बेसिन क्या होता है कि एक नदी द्वारा जहां तक उसका जल ले जाया जा सकता है, यानी कि जहां तक उसके नदी के पानी द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं या उसके पानी का यूज कर सकते हैं ले जा करके, वो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। उसका वो बेसिन हो गया। जैसे भाई सिंधु नदी ये बह रही है, ठीक, ये सिंधु नदी है रेड कलर में, तो इसका पानी हम ऐसा तो है नहीं श्रीलंका ले जाएंगे, सिंधु नदी का पानी श्रीलंका थोड़ी ना ले जा सकते हैं। कुछ निश्चित क्षेत्र है जहां तक हम इसके जल का यूज कर सकते हैं, तो वो निश्चित क्षेत्र जहां तक हम इसके जल का यूज कर सकते हैं वो उसका क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। जैसे इसका बेसिन ये हो गया, ये इसका बेसिन हो गया, ये इसका बेसिन हो गया, और मुख्य नदी, ये जो मुख्य नदी है इसका बेसिन ये हो गया, ये इसका मुख्य बेसिन हो गया, ठीक। तो ये हो गया बेसिन। अगला आता है जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक दो नदियों के जल को अलग करने वाला भूखंड या स्थलाकृति जल विभाजक कहलाता है। किस तरह से, देखिए सिंधु नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र है, नीचे हम देखेंगे, नीचे आएगा हमारा गंगा नदी तंत्र, और इधर आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है ये नदियां। देखिए बीच में हमारा पड़ता है चंडीगढ़ जो है थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। तो ऊंचाई पर स्थित है, इस तरह से ऊंचाई पर स्थित है, तो एक नदी तंत्र इधर प्रवाहित हो रहा है, एक नदी इधर प्रवाहित हो रहा है, और ये जो है ये इन दोनों नदियों को आपस में मिलने नहीं दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इनका जल विभाजक, ठीक। तो चंडीगढ़ या कह सकते हैं दिल्ली रीज या चंडीगढ़ सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। एक एक बात सुनते चलेंगे ध्यान से। सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है ये पूरा सिंधु नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक। इन सभी नदियों को मिलाकर के सिंधु नदी तंत्र बनता है। सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है, ठीक। सिंधु के नीचे आती है झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक एक नदी को उठाएंगे और एक एक नदी की जो विशेषताएं हैं वो हम नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी। देखिए सिंधु
सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, जहां से निकलती है, ये सिंधु नदी यहां से मैंने दिखाया है, यहां पर मैं बना देता हूं, यहीं पर मानसरोवर झील है। ठीक, मानसरोवर झील ये तिब्बत का एरिया है। तिब्बत किसके अंदर है? चीन के अंदर। चीन में तिब्बत के, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, कहां से? मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर पड़ता है यहां, जिसका नाम है चेमायुंगनू ग्लेशियर। चेमायुंगनू ग्लेशियर, चेमायुंगनू ग्लेशियर। तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगनू ग्लेशियर से होकर निकलती है। देखिए, चेमायुंगनू ग्लेशियर और मानसरोवर झील जो स्थित हैं, वो यहां मैंने बताया था आपको, जब हमने हिमालय पर्वत पढ़े थे तो हमने पढ़ा था यहां पर ट्रांस हिमालय स्थित है। ट्रांस हिमालय कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। तो कराकोरम जब यहां तिब्बत में एंटर करता है तो उसको जाना जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के पास, कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के पास चेमायुंगनू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगनू ग्लेशियर से। चेमायुंगनू ग्लेशियर से निकलने के बाद सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में, किधर की ओर जा रही है? उत्तर और पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई भारत में दमचौक के पास, कहां पर? यहां पर पड़ता है दमचौक, एक स्थान है दमचौक। दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है और आगे यहीं पर पड़ते हैं लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी? ये हो गई लद्दाख, ये हो गई लद्दाख और ये हो गई जास्कर। ये कौन सी हो गई? जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती हुई आगे जाकर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। देखिए, यहां से पाकिस्तान में एंटर कर गई, नहीं कर गई, ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सिंधु नदी भारत के एकमात्र संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, कहां से? लद्दाख संघराज्य क्षेत्र से। कहां से? लद्दाख संघराज्य क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से? लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी के उत्तरी तट पर या दाएं तट पर, देखिए, तो सिंधु नदी के उत्तरी तट पर लेह अवस्थित है या दाएं तट पर, यहीं पर क्या अवस्थित है? लेह। तो लेह सिंधु नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, इस सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर में से यहां तक की, यहां से जो सारी टोटल, जब तक अरब सागर में नहीं गिरती आगे जाकर के, सिंधु नदी कहां गिर रही है आगे जाकर के? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में इसका मुहाना है। तो जब तक जहां से निकलती है और जहां तक ये जाती है, इसकी कुल लंबाई जो वो 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई, अगर भारत में इसकी लंबाई पूछता है कोई, तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1114 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई। क्लियर? ये सिंधु नदी के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने जान लिए। अब अगली नदी चलते हैं। अगले जो सिंधु नदी तंत्र की जो अगली नदी है वो है झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की अगली नदी झेलम नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रफ कर देता हूं, चलिए आप नोट डाउन कर लें। ठीक, हमारा अगला पॉइंट है झेलम नदी। झेलम नदी, देखिए झेलम नदी ये दिखाई है मैंने यहां। झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर, ये तो आ गया सारा का सारा ऊपर लद्दाख, लद्दाख के नीचे ये साइड में जम्मू कश्मीर। तो झेलम नदी कहां से निकल रही है? मैप में देखते चलेंगे अपने। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, कहां पर? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग
झील। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। ठीक, शेषनाग झील से निकलती है और झेलम नदी आगे पाकिस्तान में एंटर होकर के पाकिस्तान में ही चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, तो झेलम नदी जो मिलती है किस में मिलती है? डायरेक्ट अपना सिंधु नदी में नहीं मिलती है, पहले चेनाब में मिलती है। और झेलम नदी जब होकर के आगे प्रवाहित होती है तो इसके रास्ते में पड़ती है बूलर झील। यहीं पर कौन सी झील पड़ती है? बूलर झील। तो झेलम नदी बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है। ये कौन सी झील है? बूलर झील। तो झेलम नदी बूलर झील से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है जो बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है? झेलम नदी। आप देख रहे होंगे यहां ये जो है, ये मैंने भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर बिल्कुल समान बनाई है, बनाई है नदी। तो झेलम नदी भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल समांतर प्रवाहित होती है और भारत पाकिस्तान सीमा पर मुजफ्फराबाद से मंगला तक। कहां तक? मुजफ्फराबाद से मंगला तक। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। क्लियर? और आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। एक बात और, जब झेलम नदी यहां कश्मीर घाटी में श्रीनगर के पास, कहां पर? कश्मीर घाटी, पहले तो बहुत ढाल से बहती हुई आती है, ऊपर से बहुत ढाल से बहती है झेलम नदी। तो ये जब आगे जाकर के कश्मीर घाटी में श्रीनगर के पास पहुंचती है तो वो मैदान जो है वो समतल मैदान है। कैसा मैदान है? समतल मैदान है। जब नदियां ढाल से प्रवाहित होंगी तो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएंगी। ठीक, लेकिन जब नदी ऊपर से ढाल से आ रही है और जब बहुत तेजी से आ रही है और जब मैदान में आएगी तो मैदान में थोड़ा स्पीड कम होगी उसकी। जब मैदान में आकर के जब प्लेन मिलेगा उसको तो स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने से वो विसर्पण करने लगती है। विसर्पण यानी कि मुड़ मुड़ के चलने लगती है सांप की तरह, इस तरह से चलने लगती है, ऐसे। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में श्रीनगर के पास, कहां पर? कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में श्रीनगर के पास विसर्पण करती हुई चलती है। विसर्पण करती हुई चलती है यानी कि सांप की तरह इस तरह से चलती है आगे। ठीक, और आगे जाकर के कहां मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। देखिए, झेलम नदी पर ही पाकिस्तान में एक तो मंगला डैम बना हुआ है। मंगला डैम कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी पे है? झेलम नदी पर। और एक तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना। ये दोनों की दोनों झेलम नदी पर भारत में बनाई गई है। ये दोनों की दोनों कहां पर हैं? भारत में। और किस नदी पर बनाई गई हैं? झेलम नदी पर। मंगला डैम पाकिस्तान में है, किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ठीक, तो झेलम नदी के बारे में इतने सारे फैक्ट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। सिंधु नदी तंत्र में ही हमारी जो अगली नदी है वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी, सबसे पहली बात, चेनाब नदी सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। ठीक, चेनाब नदी का जो उद्गम है, देखिए मैंने एक दर्रा बना रखा है यहां। चेनाब नदी, ठीक है, सिंधु तिब्बत से निकलती है। सिंधु कहां से निकलती है? तिब्बत से। झेलम कहां से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से। झेलम कहां से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से। चेनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों नदियां यहां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से।
चेनाब, रावी, ब्यास, तीनों नदियां ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा है ये रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से और ऐसे निकलती है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये हो गया हमारा रोहतांग। जब ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है तो ये दो धाराओं के रूप में निकलती है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। दो धाराओं चंद्रा और भागा। कौन कौन सी? चंद्रा और भागा। तो रोहतांग दर्रे से जब चिनाब नदी निकलती है तो चंद्रा और भागा के नाम से निकलती है, और दोनों जब ये आकर के आपस में मिलती हैं तब जब आगे बढ़ती है तब ये कहलाती है चेनाब नदी। चेनाब नदी, ठीक। तो चेनाब नदी रोहतांग दर्रे से चंद्रा और भागा के रूप में निकलती है। आगे जाकर चंद्रा और भागा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तब ये चेनाब नदी, चेनाब नाम से आगे बढ़ती है। क्लियर? चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए इस पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे सबसे पहली दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ठीक। दूसरी सलाल परियोजना, तीसरी बगलीहार परियोजना। देखिए इस तीनों परियोजनाओं को कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं कि कौन सी है, लेकिन इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको जो याद रहेगी आपको। चेनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? दूल्हे की साली बगले की तरह उड़ी। शादी जब होती है दूल्हे की सालियाँ जो होती हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा एटीट्यूड में रहती हैं, तो दूल्हे की सालियाँ बगले की तरह उड़ी। देखिए दूल्हा यानी कि दुलहस्ती परियोजना, ठीक। साली मतलब सलाल परियोजना, और बगले की तरह उड़ी मतलब बगलीहार परियोजना। इन तीनों परियोजनाओं को आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स के माध्यम से ये बातें जो दिमाग में जल्दी फीड हो जाती हैं, ऐसा रटने से जल्दी से नहीं होती हैं। तो दूल्हे यानी दूल्हे का मतलब दुलहस्ती परियोजना, साली का मतलब सलाल परियोजना, और बगले का मतलब बगलीहार परियोजना। क्लियर? तो ये होगी हमारी चेनाब नदी। इसी सिंधु नदी तंत्र में अगली जो नदी है वो है हमारी रावी नदी, ठीक। इसे हम नोट डाउन कर ले, मैं इसको रफ कर देता हूं। सिंधु नदी तंत्र की जो अगली नदी है वो हमारी रावी नदी आती है। तो रावी नदी जो है आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में ही, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है बारालाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचला दर्रा। तो रावी नदी बारालाचला दर्रे से, कहां से? बारालाचला, मैं यहां लिख देता हूं। बारालाचला दर्रे से होकर निकलती है। रावी नदी बारालाचला दर्रे से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश पंजाब में प्रवाहित होने के बाद आगे पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी के बारे में इतना ही बहुत है। बारालाचला दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में प्रवाहित होती है और आगे जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। अगली नदी आती है ब्यास नदी। देखिए ब्यास नदी भी बारालाचला दर्रे से ही निकल रही है। ब्यास नदी भी बारालाचला दर्रे से ही निकल रही है। ब्यास नदी बारालाचला दर्रे पर स्थित है एक ब्यास कुंड। बारालाचला दर्रे पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश पंजाब में प्रवाहित होती है। कहां कहां? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है और आगे जाकर पंजाब में ही हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। तो ब्यास नदी किसमें मिल रही है? सतलज नदी में। देखिए झेलम रावी चेनाब नदी में मिलती हैं, झेलम रावी चेनाब नदी में मिलती हैं,
ब्यास सतलज नदी में मिलती है। ब्यास किसे मिल रही है? सतलज नदी में। और पंजाब में कहाँ? हरिका नामक स्थान पर। हरिका कहाँ है भाई? पंजाब में। पंजाब में स्थित है हरिका स्थान। इन दोनों के ही मिलन स्थल पर, यहीं पर सतलज में जहाँ आकर के ब्यास मिलती है, इसी मिलन स्थल पर, इसी का नाम हरिका है, ये जो स्थान है हरिका स्थान है, हरिके। तो इसी पर एक बैराज निर्माण किया गया है यहीं पर, जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके बैराज। ठीक, हरिके बैराज से ही इसकी खासियत क्या देखिए, हरिके बैराज से ही, यहीं से हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की, इस नदी ब्यास और सतलज के मिलन स्थल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ही, इसके मिलन स्थल पर ही हरिके बैराज बना हुआ पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, सबसे लंबी नहर, सॉरी, भारत की सबसे लंबी नहर है ये, सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, ये भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली जो पॉइंट है, अगली नदी सतलज नदी है। सतलज नदी भी आप देख रहे होंगे सिंधु के पास से ही, तिब्बत से ही निकल रही है और मानसरोवर झील के पास स्थित है एक राकस ताल। कौन सा ताल? राकस ताल, या राक्षस ताल भी लिखा मिलता है कहीं कहीं पर, राकस ताल। ठीक, तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और भारत में ये जो दर्रा है सिपकिला दर्रा, कौन सा दर्रा है ये? सिपकिला। तो भारत में सिपकिला दर्रे के पास ये एंटर करती है, सिपकिला दर्रा। सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होने के बाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होने के बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। क्लियर? चिनाब नदी में मिलने के बाद ये पांचों नदियाँ, ये अब पांचों नदियाँ जो मिल गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। पांचों नदियाँ जब मिल जाती हैं और जब ये आगे बढ़ती हैं, जब ये आगे बढ़ती हैं, पांचों नदियों का जल लेकर के जब ये आगे बढ़ती है, तो ये सिंधु नदी से जिस स्थान पर मिलती है पाकिस्तान में, सिंधु नदी से जिस स्थान पर मिलती है पाकिस्तान में, उस स्थान को कहते हैं मिठन कोट। कहाँ मिलती हैं? मिठन कोट। तो पांचों नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पाकिस्तान में मिठन कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ये थी हमारी सिंधु नदी तंत्र। इन्हीं पांचों नदियों को हम पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। इन्हीं पंचनद के नाम पर पंजाब का नाम पड़ता है, पंचनद पंजाब। ये एक दो चीजें और हैं, एक दो फैक्ट और हैं जो हमें जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। एक जानना है हमें सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की अध्यक्षता में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की 3 नदियों का 80% जल, इन तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल का प्रयोग भारत करेगा। ठीक, और नीचे की 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज। नीचे की 3 नदियां जो हैं, इनके
80% जल का जो प्रयोग करेगा वो भारत करेगा और 20% जल का जो प्रयोग करेगा वो पाकिस्तान करेगा। तो सिंधु जल समझौता भी कभी कभी आ जाता है। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इसके 80% जल का प्रयोग भारत पाकिस्तान करेगा और 20% जल का प्रयोग भारत करेगा। जबकि नीचे की शेष तीनों नदियां रावी, ब्यास, सतलज, इसके 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। देखिए, सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, एक तो चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम अगले टॉपिक में अपना गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। और लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर जो भी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके कोऑपरेट से ही हम एनर्जी मिलती है। आप जितना हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा और हम उतने ही जोश के साथ हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।